दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासतौर पर पश्चिमी देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। जमकर शॉपिंग होती है, स्कूल और दफ्तरों में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, उन्हें क्रिसमस या फिर नए साल की बधाइयां देते हैं। चाहे ईसा मसीह के संदेश हो, कुरान हो या फिर गीता के संदेश ही क्यों न हो, दुनिया भर की तमाम भाषाओं में इनका अनुवाद होता रहा है। लेकिन सभी भाषाओं में इसका संदेश एक ही रहा है। सबका सीधा सा संदेश है, लोग साथ मिलकर रहें, शांति से रहें, प्रेम से भरपूर हो और एक दूसरे से प्रेम करें। लेकिन एक बात है जो हमेशा लोगों के एकजुट होकर रहने की आड़े आती रही है, और वो है भाषा यानी लैंग्वेज। तमाम भाषाएं हमेशा एक दूसरे को समझने में बाधा बनती रही। इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी दुनिया को एक भाषा मिल पाएगी। पार्ट 1, एकजुट प्रतिक्रिया। 19वीं सदी में जब एक किशोर पोलैंड के एक नए शहर में रहने लगा तो उसे वहां के लोगों के वैमनस्य और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसने पाया कि इसकी वजह भाषा थी। पोलैंड के उस शहर में अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। मिसाल के तौर पर वहां पर पोलिश, जर्मन, यिडिश और रूसी भाषा बोली जाती थी। इस किशोर का नाम था लुडविग लेत्सा ज़ामनहाफ। उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी इंटरनेशनल भाषा बनाई जाए जो अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच एक पुल का काम करे, जिसे सब समझ सके। और उसने 1887 में एक ऐसी भाषा बनाई जिसका नाम था एस्पेरेंटो। इस भाषा के 16 नियम थे, संज्ञाएं थी और विशेषण थे, और क्रिया विशेषण के लिए ई अक्षर का इस्तेमाल होता था। हमारी पहली एक्सपर्ट एस्थर शोर अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं और उन्होंने एस्पेरेंटो भाषा पर एक किताब लिखी है। शीर्षक है ब्रिज ऑफ वर्ड्स, एस्पेरेंटो एंड द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज। वो बताती है कि उस समय यूरोप में लोगों ने एस्पेरेंटो को भविष्य की भाषा के रूप में देखना शुरू कर दिया था। There were these circles of people who were already out there thinking about world language. ज़ामनहाफ ने एक पैम्फलेट या पर्चा तैयार करके लोगों में बांटना शुरू किया। शुरुआत में एस्पेरांटो भाषा का ये पैम्फलेट रूसी भाषा में छपा था। उसने लोगों को इस पैम्फलेट के इस्तेमाल से एक दूसरे को पत्र लिखने या संदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया। छोटे ग्रुप बनाकर लोगों को एस्पेरांटो पर चर्चा करने और एक शब्दकोश तैयार करने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे-धीरे ये भाषा फैलने लगी। कुछ महीनों के भीतर ही ज़ामनहाफ के इस पैम्फलेट का जर्मन, पोलिश और फ्रेंच भाषा में अनुवाद हो गया। एस्थर शोर कहती हैं, इस प्रयोग को सबसे ज्यादा बल तब मिला जब फ्रांस के एकेडमिशियंस ने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। मगर क्या ये समाज के एलीट वर्ग तक सीमित नहीं था? In France, yes. In France it was. In Russia, it's hard to tell. फ्रांस में ज्यादातर अभिजात वर्ग के लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया, लेकिन रूस में मध्य वर्ग के कई लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया और बाद में श्रमिकों में एस्पेरांटो लोकप्रिय होने लगी। 1920 के दशक में वामपंथी गुटों में ये लोकप्रिय होने लगी। कितने लोग एस्पेरेंटो बोलते हैं, इसका सर्वेक्षण कभी नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के छोटे शहरों में इस नई भाषा का इस्तेमाल बढ़ने लगा और उसी के साथ दुनिया में इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। एस्थर शोर का मानना है कि कोई भाषा केवल बच्चों द्वारा बोले जाने से विकसित नहीं होती, बल्कि उसे विकसित करने के लिए कटिबद्ध लोगों के अपनाने और प्रयासों की जरूरत होती है। लेकिन इस भाषा के शब्द कैसे थे? मिसाल के तौर पर एस्पेरेंटो भाषा में अभिवादन के लिए क्या शब्द थे? We say saluton, which is hello, saluton. एस्पेरांटो में हेलो के लिए शब्द है सैलुटान। बोंगवेनम यानी आपका स्वागत है। शुक्रिया या थैंक यू कहना हो तो आप कहेंगे डैंकॉन। मैरी क्रिसमस कहना हो तो आप कहेंगे बोनोम क्रिसमस। अलविदा के लिए शब्द है जीस यानी फिर मिलेंगे। एस्पेरेंटो में दुनिया की भाषा यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज बनने की संभावना थी, मगर पहले विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही इसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि कई देशों में राष्ट्रवादी सोच पनपने लगी, जिसके चलते वहां के लोगों ने एस्पेरेंटो को संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया। मगर युद्ध की समाप्ति के बाद एस्पेरेंटो में लोगों की रुचि फिर से जग गई। एस्थर शोर कहती हैं, 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी सोच पनप रही थी और लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन में लोगों ने इस भाषा को अपनाना शुरू कर दिया। एस्थर शोर के अनुसार चीन ने इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए काफी निवेश भी किया, क्योंकि वो अंग्रेजी को कॉलोनियल ताकत से जोड़कर देखता था और नहीं चाहता था कि अंग्रेजी दुनिया की साझा भाषा बने। चीन की सरकार अपने समाज के आधुनिकीकरण के लिए एस्पेरेंटो का इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर एस्थर शोर को नहीं लगता कि एस्पेरेंटो कभी दुनिया की कॉमन लैंग्वेज बन पाएगी। पार्ट 2, भाषा का परिवार वृक्ष। फिलहाल दुनिया में 7100 भाषाएं बोली जाती हैं। मान लिया जाए कि ये सारी भाषाएं एक ही वक्त में अस्तित्व में आईं और दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, तो उस हिसाब से हर भाषा को बोलने वाले समुदाय में लगभग 10 लाख लोग बनते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट पैट्रिक फोर्ट यूके के यूट्यूबर और लेखक हैं। वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें वो कई शब्दों की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं और भाषाओं के विकास और प्रसार की चर्चा करते हैं। Language is a really tricky thing to pin down. It's not like a dinosaur. भाषाओं के जन्म का अनुमान लगाना डायनासोर या किसी प्राणी के अवशेषों से उसकी उम्र का पता लगाने से बहुत मुश्किल और पेचीदा है। माना जाता है कि बोली जाने वाली भाषा की शुरुआत 1,35,000 साल पहले हुई, मगर लिखी जाने वाली भाषा का विकास देर से हुआ। हाव भाव के जरिए या साइन लैंग्वेज के जरिए संवाद का तरीका और भी पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार बोलने के लिए मनुष्य बंदरों के मुकाबले अपने शरीर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो सधी हुई लंबी सांस ले सकते हैं, जो शब्दों के उच्चारण में मदद करती है। एशिया और यूरोप में रहने वाले आदि मानवों की प्रजाति के शरीर की रचना एक जैसी थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 5 से 6 लाख साल पहले लिएंडरथॉल के नजदीकी मानव वंशज किसी तरह की भाषा जरूर बोलते होंगे। Most languages belong to something called a language family, which connects them all together. अधिकांश भाषाएं एक ही भाषा वृक्ष का हिस्सा हैं। यूरोप की अधिकांश भाषाएं और दक्षिण एशिया की हिंदी, उर्दू या फारसी जैसी भाषाएं एक ही इंडो यूरोपियन भाषा वृक्ष का हिस्सा हैं, जिनका एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। माना जाता है कि लगभग 8000 साल पहले इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले काले सागर के उत्तर में यानी वर्तमान में यूक्रेन और रूस के आसपास के रहने वाले थे। बाद में ये लोग पूरब और पश्चिम में चले गए। उनके साथ साथ उनकी भाषा भी नए इलाकों में फैलती गई। पुरातत्व विज्ञान में इसके कुछ सुराग जरूर मिलते हैं, मगर अभी भी ये पहली है कि इतने छोटे गुट की भाषा दुनिया भर में कैसे फैल गई। माना जाता है कि दुनिया की आधी आबादी की मातृभाषा का संबंध इंडो यूरोपीय भाषाओं से है। पैट्रिक फोर्ट कहते हैं कि आज अंग्रेजी दुनिया की प्रमुख भाषा है, यानी ऐसी भाषा जिसके माध्यम से कई लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। मगर जब रोमन साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, तब लैटिन लिंगुआ फ्रांका थी और रोमन लोगों के साथ वो यूरोप और उत्तर अफ्रीका के कई देशों में फैली। लेकिन आज एक भाषा और है जो दुनिया की लिंगुआ फ्रांका बन सकती है। हर 10 में से 9 लोग रोज इसका इस्तेमाल ऑनलाइन करते हैं। If I had to say what is the world's universal language today, I would honestly say emoji. मेरी राय है कि इमोजी दुनिया की साझा भाषा है। ये सामान्य सी इमेज है जिसे सभी समझते हैं। सभी लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे को मैसेज में इमोजी भेजते हैं। इमोजी काफी तेजी से विकसित और लोकप्रिय हो रही है। लेकिन क्या कोई भाषा अंग्रेजी की जगह नई लिंगुआ फ्रांका बन सकती है, और इसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है? पार्ट 3, पैसा बोलता है।
भाषा संबंधी रिसर्च के कैटलॉग एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी केवल 39 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, जबकि स्पेनिश 48 करोड़ से ज्यादा लोगों की मातृभाषा है। पर दुनिया में 1 अरब लोगों की मातृभाषा मंदारिन है। ऐसे में छोटी उपभाषाएं कैसे जिंदा रह पाएंगी? इसका जवाब जानने के लिए हमने बात की अपने तीसरे एक्सपर्ट सनी कोको से, जो अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के रहने वाले हैं। जब वो कॉन्गो में होते हैं तो वो वहां की भाषा में बात करते हैं। In Africa, the situation is different. First, because अफ्रीका में बहुत कम लोग ठीक ठाक पैसे कमा पाते हैं। वो व्हाइट कॉलर नौकरियां करते हैं जहां अंग्रेजी में काम होता है, जो कि अभिजात वर्ग की लीगो अफ्रांका है। वो लोग अपने घर में बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं। अगर परिवार में कोई रिश्तेदार अंग्रेजी या फ्रेंच नहीं बोलते, इसलिए सभी को अंग्रेजी के अलावा अपने देश की मातृभाषा भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जीवन में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनसे संपर्क बने रहना आवश्यक होता है, जिसके लिए उनसे उनकी भाषा में बात करना जरूरी होता है। इसी वजह से छोटी उपभाषाओं का अस्तित्व बना हुआ है। अंदाजा है कि दुनिया भर में 1.5 अरब लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। सनी कोको मानते हैं कि इसकी वजह अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सफलता है। it has to do primarily with the success. अंग्रेज दुनिया के बड़े हिस्से को अपना उपनिवेश बनाने में सफल रहे और इसी के साथ ब्रिटेन के उपनिवेशों में अंग्रेजी बोली जाने लगी। इसके बाद अमेरिका के सैनिक महाशक्ति बनकर उभरने से भी अंग्रेजी के प्रसार में मदद हुई। एथनोलॉग के अनुसार दुनिया की 44% भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी कई भाषाएं हैं जिसे बोलने वाले लोग 1000 से भी कम बचे हैं। आशंका है कि अगले 75 सालों में दुनिया की कुल भाषाओं में से 50 से 90 तक भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी। I'm very skeptical about it. Linguists have been making these speculations. इस प्रकार की आशंकाएं पिछले 30 सालों से व्यक्त की जाती रही हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है अंग्रेजी दुनिया की लिंगुआ फ्रांका बन जाए और उसका प्रसार दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में हो, मगर चीन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत है और उसने ये मंदारिन के जरिए हासिल किया है। वहीं ग्लोबल साउथ के कई देशों में अभी भी बहुत बेरोजगारी और गरीबी है। वहाँ लोग अपनी स्थानीय भाषाओं में ही बातचीत करते हैं और यूरोपीय भाषाओं से उनका संबंध बहुत कम है। पार्ट 4, मौन होने के विरुद्ध। कुछ भाषाएं विलुप्त क्यों हो जाती हैं, ये समझने के लिए उनके ऐतिहासिक संदर्भों में झांकना पड़ेगा। कई समुदाय अपनी भाषा को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कुछ बाहरी भाषाएं स्थानीय लोगों पर थोप दी जाती हैं। हमारी चौथी एक्सपर्ट सेलेस्टी रॉड्रिगेज लॉरो अर्जेंटीना में रहती हैं और अब वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो कहती है कि अर्जेंटीना में बोली जाने वाली स्पेनिश यूरोपीय स्पेनिश से अलग है, मगर स्कूल में यूरोपीय स्पेनिश पढ़ाई जाती थी। वो कहती है कि भाषाएं सिर्फ विलुप्त ही नहीं होती बल्कि बदलती भी हैं। If a language dies, it's impossible almost to resurrect it. जब कोई भाषा विलुप्त हो जाती है तो उसे दोबारा जीवित करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी भाषा का इस्तेमाल घटता चला जाए तो समय रहते उसे दोबारा इस्तेमाल में लाने के प्रयास किए जा सकते हैं। कई समुदाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य टेक्नोलॉजी के जरिए अपने क्षेत्र की भाषा को दोबारा प्रचलित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भाषा उनकी जमीन और पहचान से जुड़ी हुई है। क्या दुनिया में ऐसा कई जगह हो रहा है? And I think people have much more agency around regaining. आज लोगों के पास अपनी भाषा चुनने की क्षमता पहले से कहीं अधिक है। उनकी जो भाषा उनसे छीन ली गई वो उसे दोबारा प्राप्त करके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा केवल बातचीत का माध्यम या कामकाज के लिए जरूरी साधन ही नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास और पहचान का हिस्सा है। कई बार जब हम किसी दूसरी जगह बसते हैं तो वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस देश या क्षेत्र से जुड़ने का एक तरीका है। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल ने दुनिया भर में उपनिवेश स्थापित करके उन क्षेत्रों में अपनी भाषा और संस्कृति को फैलाया, जिसके चलते उन क्षेत्रों की स्थानीय भाषाएं हाशिए पर पहुंच गईं। अब कई समुदाय उन भाषाओं को दोबारा अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या कभी दुनिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज हो पाएगी? English is a global language. So अंग्रेजी तो ग्लोबल लैंग्वेज है ही, कई लोग ये भाषा बोलते हैं, लेकिन सभी इस भाषा की अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति नहीं मानते। एस्पेरेंटो को ग्लोबल लैंग्वेज या विश्व की साझा भाषा बनाने की कोशिश की गई, मगर ये सफल नहीं हो पाई। इससे पता चलता है कि भाषा की पहचान, इतिहास और उसका सत्ता से कितना गहरा संबंध है। दुनिया में लोगों का लगातार स्थानांतरण भाषाओं के नक्शे बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया है। इसकी वजह से हो सकता है कि शायद दुनिया को एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत ही न पड़े। एआई टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही है और वो एक भाषा का दूसरी भाषा में तेजी से अनुवाद कर सकती है। सेलेस्टी रॉड्रिगेज की माने तो हो सकता है कि आने वाले 75 में से आप किसी स्पेनिश व्यक्ति से हिंदी में अपनी बात करें और एआई उसका अनुवाद स्पेनिश भाषा में करता चले। यानी ना उस व्यक्ति को हिंदी समझने की जरूरत होगी और ना आपको स्पेनिश।